जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जिसमें उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। देखिए, इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात अतीत से वर्तमान में जाके आप देख सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन ये जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में देश कहलाती है, ये कहलाता है आदिवासी। जैसे अभी आदिवासी वर्ग का ये भी राष्ट्रपति बनाए द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा दीकू किसे कहा गया है? दीकू गैर आदिवासी को क्या कहा गया है? दीकू। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? ये छोटा नागपुर, ये झारखंड में है, वही का है ये। नेक्स्ट है हमारा गिंडाल्यू ने सरकार की दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन में जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे झारखंड के किस राज्य में विभाजन के परिणाम स्वरूप बना गया है? झारखंड राज्य किस राज्य से? तो बिहार से अलग हुआ है 2000 ईस्वी। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए मिलान है जादोनांग क्या हो गया? जोलियांग रांग आंदोलन, बिरसा मुंडा सिंह बोगा, उसके बाद कंद जाति उड़ीसा में, टिकेंद्रजीत सिंह ये किससे? मणिपुर, जतरा भगत ताना भगत आंदोलन से। नेक्स्ट है हमारा इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल की क्या उपयोगिता थी? 18वीं शताब्दी में जनजातीय समाज के लिए जंगल पर पूर्णतः जंगल पर निर्भर था। वे जंगल में उसके आसपास रहते थे। दैनिक जीवन के उपयोग अधिकांश जरूरतें पूर्ति जंगलों से ही होती थी। वे जंगल को साफ कर खेती योग्य भूमि तैयार करते थे, पशुपालन भी करते थे। चारा उन्हें जंगलों से मिलता था और उनके घर भी जंगल की लकड़ियों के ही बने होते थे। कहने का तात्पर्य है कि तब जनजातीय समाज अपनी जीविका व अस्तित्व के लिए पूर्णतः जंगल पर निर्भर थे। जंगल की उपयोगिता उनके सारे कामों के लिए थे, इसीलिए उसका जंगल पर निर्भर था उस समय। आदिवासी खेती के लिए किन जगहों को अपनाते थे? आदिवासी खेती करने का बिल्कुल अलग था। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी झूम कृषि उसको बोला था, वनों को कटाई मतलब जंगल को काट के खेती किया जाता है, अपनाते थे। इसके अंतर्गत जंगल की किसी भूमि को काट छाँट कर साफ करते थे और 2-3 वर्षों की तक उसी जगह पर खेती करने के बाद वह उस जगह का उर्वरता शक्ति मतलब अपने मिट्टी जो कमजोर हो जाता समाप्त हो जाता था, तब वो किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे और कुछ वर्षों तक परती छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल आ जाता था। इसमें उससे उनकी खेती का काम भी हो जाता और जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता। इस विधि को घुमंतू कृषि कहा गया है के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा गैर आदिवासियों एवं अंग्रेज के प्रति आदिवासियों का विरोध क्यों हुआ? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा लगान मतलब टैक्स प्राप्त करने के फेर में जंगल तक पहुंच गए। उन्होंने आदिवासियों को उनके ज़मीन से बेदखल कर दिया। आदिवासी मानते थे कि उनके पूर्वज ने जंगल को साफ कर उसे खेती लायक बनाया है पूर्वजों ने, इसलिए जमीन को मालिक वे स्वयं हैं। इसके लिए उन्हें किसी की तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि अंग्रेज नई लगान व्यवस्था के तहत उनके द्वारा जोती जाने वाले जमीनों पर को भी सरकार दस्तावेज में दर्ज कर लिया और उनके ऊपर भी अन्य किसानों की तरह लगान
की राशि तय कर दी गई। लगान की राशि चुकाने के लिए उनकी जमीनें नीलाम होने लगी, फिर महाजनों के कब्जे में जाने लगे। अब झूम खेती नहीं कर पाते थे। अलग अलग जमीनों पर खेती करने की से उनको ज़्यादा आज़ादी भी नहीं रही। सरकार कर्मचारियों को उन तक पहुंचने का भी उन पर बुरा असर हुआ। कर्ज लेने वाले की संख्या बढ़ने से अब उन क्षेत्र में गैर आदिवासियों, सेठ, महाजन, सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते कि किस तरह इसके ज़मीन को हथियाया जाए और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाए। ये उसके बाद अतः गैर आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषण जुल्म की नीतियों को फलस्वरूप आदिवासियों का उनके प्रतिरोध हुआ और शस्त्र उठाने को विवश हो गए। नेक्स्ट है हमारा वन अधिनियम ने आदिवासियों के किन अधिकारों को छीन लिया। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्याओं को हल करने के लिए अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की। 1865 में वन अधिनियम भी बनाया। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण सुरक्षा के लिए तथा पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर यह हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों को जंगल पर जो परंपरागत अधिकार था वो छीनने लगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देखकर इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी समाज में असंतोष पैदा कर दिया, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा, आदिवासियों को शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनकारियों ने भी इनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनकारियों वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उसका धर्म परिवर्तन कराना। उन्होंने आदिवासी के धर्म एवं उनकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू कर दिया और बहुत से आदिवासियों का आगमन हुआ। ईसाई कमिश्नरों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा धर्म का परिवर्तन कराना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म की संस्कृति की आलोचना करना शुरू किया और बहुत से आदिवासियों को परिवर्तन भी कर डाला। ईसाई कमिश्नरों उन्हें प्रलोभ दिया वह सेठ, साहूकारों एवं महाजनों से उसकी रक्षा करेगी। परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियां सेठ, साहूकार, जमींदार एवं बिचौलिए के साथ आदिवासियों का खूब आर्थिक शारीरिक शोषण करती थी। इन्हीं कारणों से आदिवासी समाज में ईसाई कमिश्नरों के प्रति असंतोष पैदा हुआ और आखिरकार अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ आदिवासियों के जगह जगह पर अस्त्र उठाना पड़ा। उसके बाद है, बिरसा मुंडा कौन थे? उन्होंने जनजातीय समाज के लिए क्या किया? तो इसका देखिए, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल में तमाड़ थाना अंतर्गत उलीहातू नामक गांव में एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुगना, माता का नाम कमदी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। मिशन शुरू में मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई को स्वीकार कर लिया। बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर वह फिर मुंडा बन गया। उनके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। 1895 में बिरसा मुंडा ने कुल देवता सिंगबोगा में एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार
उसने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजों के शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। उसने अपने कई अन्य अनुयायियों के साथ अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी और रांची के एक जेल में 1990 को हैजा की बीमारी से मृत्यु हो गई। पर उसके द्वारा शुरू किए गए मुंडा विद्रोह जारी रहा। परिणाम स्वरूप अंत में मुंडा आंदोलन ब्रिटिश सरकार को झुका दिया और उन्होंने जनजातीय समाज को संरक्षण दिया, विशेष सुविधा भी। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेज संथाल का शोषण किस तरह करते थे। इसका आंसर है अंग्रेज संथालों का हर प्रकार का शोषण क्या करते। सबसे पहले तो नई लगान व्यवस्थाओं के तरह उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। फिर उन्हें लगान की भारी राशि चुकाने के लिए असमर्थ बना उनकी जमीन को नीलाम कर दिया गया। आदिवासियों ने उन्हें वन अधिनियम बनाकर जंगलों का उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। कभी जो स्वतंत्र और अपनी जमीन के मालिक थे, अंग्रेजों ने उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की राह पर डाल दिया और उनकी जमीन और जंगल से बेदखल कर दिया। अंग्रेजों संथालों को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से शोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादोनांग कौन था, उनकी उपलब्धि के विषय में बताएं। तो उत्तर पूर्व भारत में मणिपुर में जोमोई, लिंगोमोई एवं रंगमोई नामक नागा जनजाति नागालैंड में बिलोंग करता है, बहुलता थी। जादोनांग रंगमोई जनजाति का नेता था। लोगों के नेतृत्व 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातियों का नाम इस प्रकार है। आंदोलन में जोलियांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनांग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में एकता स्थापित की। अंग्रेजों ने एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ कर एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि उनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की भूमिका का वर्णन करें। जादोनांग 13 वर्षीय चचेरी बहन गिल्डाल्यू ने अपने भाई की भूमिगत योजना के तरह नागा राज्य की स्थापना के प्रयास में उसका सक्रिय साथ दिया। एक हत्या के मामले में जब जादोनांग को फांस कर अंग्रेजों ने 29 अगस्त 19 को फांसी पर चढ़ा दिया तो मिंडाल्यू ने इस आंदोलन को जारी रखा। 1932 में इस आंदोलन को दबाकर लिंगाल्यू को आजीवन कारावास की सजा दे दी। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। उसने अंग्रेज सरकार दमनकारी कानूनों के प्रति जनजातियों में अवज्ञा का भाव जगाया और इस प्रकार वो गांधी जी की सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। कई अन्य आदिवासी महिलाओं ने भी उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह के नेतृत्व तक कार्य में पुरुषों के साथ देती थी। राधा, हीरा, फूलो झानो बिरसा मुंडा के दोस्त, गया मुंडा की पत्नी, मणिबोई, बेटी धीगी नागी और लेम्बू तथा उनके 2 बहनें ने भी अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी और लोहे की छड़ का प्रयोग किया। ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत ने बाद सीधे उरांव नाम की जनजातियों की महिला नेतृत्व संभाला। गोंड जनजाति की महिला, गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, की महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक में उत्तरार्ध में
से 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाली। आदिवासी महिलाओं ने जनजातीय विद्रोह में जमकर मोर्चा संभाला। जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू उद्योग क्या है? जनजातीय समाज की महिलाओं का घरेलू घरों में चटाई बनाने, बुनाई करने एवं वस्त्र बनाने का काम करती हैं। वे रेशम से लाख उद्योग में भी अपने पुरुषों का पूरा साथ देती हैं। यहाँ पे बोला अंग्रेज शासन के पूर्व जनजातीय समाज के लोगों के जीवन कैसा था? अंग्रेजों की नीतियों से उनके क्या परिवर्तन आए? वर्ग के शिक्षक के साथ चर्चा करें कि ये स्वयं करने का प्रयास कीजिए। जब थ्योरी वाला वीडियो हम बनाए तो वहाँ से आप निष्कर्ष निकाल के इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला पूर्व भारतीय पूर्व भारत का जनजातीय विद्रोह भारत के अन्य भागों के जनजातीय विद्रोह से किस तरह अलग था? इसका आंसर जहाँ अन्य भागों का जनजातीय विद्रोह शस्त्र विद्रोह था, जिसमें अंग्रेज एवं गैर आदिवासी लोग को हिंसा का निशाना बनाया जाता था, वही उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय विद्रोह गैर आदिवासियों को अपनी भूमि से बाहर खदेड़ने का एक राजनीतिक कार्यक्रम था। खास बात यह थी कि इस आंदोलन को आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे इसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।